एक म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छी है या अच्छी नहीं है, ये एक बात है, और साथ ही वो स्कीम आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, ये उससे भी बड़ी बात है। और इसी दुविधा को दूर करने के लिए मैं समय समय पर आपके सवालों के माध्यम से और टॉपिक के जरिए आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं पंकज मठपाल। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं, ये पूछा है परिमल पटेल ने। परिमल जी, आपने कहा है कि आप अपने बेटे के लिए LIC की पॉलिसी लेने पर विचार कर रहे हैं, जीवन उमंग पॉलिसी, जहां पर 30 साल के लिए प्रीमियम पे करेंगे 1500 रुपीज का, 1500 पर मंथ की आप बात कर रहे हैं 30 साल के लिए। और आप ये कह रहे हैं कि यदि इतने लंबे समय के लिए आप स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो शायद LIC से 10 गुना आपका फायदा होगा। और आपको कन्फ्यूजन है और आप चाहते हैं कि इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, यदि आप 30 साल की बात कर रहे हैं तो आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स में जहां पर 5-6% के रिटर्न की उम्मीद हो, आपको निवेश नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप देखेंगे लंबे वक्त में महंगाई दर होगी 6-7% और रिटर्न मिलेगा आपको 5-6% का, तो कमा क्या रहे हैं आप? तो बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी फंड्स में, ताकि आप बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकें। और मुझे याद आया आपकी बात से, मैंने एक बार ऐसे ही एक वीडियो बनाया था, तो किसी ने वहां पर कहा था कि बच्चों की जो एजुकेशन है वो एक ऐसा गोल है जहां पर मतलब आपको सुरक्षित तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फिर आपका जब गोल ऐसा है तो इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट भी ऐसा हो जहां पर गारंटीड रिटर्न हो। भाई, अगर आप ऐसा सोचोगे कि रिटर्न्स गारंटीड मिलें, लेकिन गारंटी हो 5 और 6% की और महंगाई दर हो, हम अगर बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में 9-10% का इन्फ्लेशन देखा जाता है। तो फिर 5-6% के रिटर्न पर आप क्या कर रहे हैं? आप अपना गोल ही अचीव नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है? तो इसके लिए जब आप बात करते हैं इतनी लंबी अवधि की, तो बेशक आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में अगर सोच समझकर इन्वेस्ट करें, अच्छे फंड्स का चुनाव करें, तो 30 साल में आपको स्मॉल कैप मिड कैप में 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर 12% 13% के भी आया तो इससे तो डबल होगा। तो इसके लिए बिल्कुल आपने जो सोचा है आप ऐसा ही करें। लेकिन हाँ, इस वक्त पर यदि आप स्मॉल कैप मिड कैप से शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कि आगे गिरावट आए, मार्केट करेक्ट हो, थोड़ा सा आपका जो वैल्यू है वो कम भी हो जाए, तो आपको टिके रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। तब आप बेशक आप जो है इसे मिड कैप फंड से आप शुरुआत कर लें और आगे फिर आने वाले समय में आप स्मॉल कैप भी ऐड कर लें, तो ये अच्छा रहेगा। 1500 रुपीज़ पर मंथ कर रहे हैं तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप 2 स्कीम लीजिए। आप एक अच्छा मिड कैप फंड जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या मेरे एसेट मिड कैप फंड, इन फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल पूछा है उमंग कुमार ने, और उमंग कुमार जी, आपने कहा है कि प्रॉपर्टी सेल करके आपके पास आए हैं 40 लाख रुपीस और आप जानना चाहते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें। FD में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और 9 ईयर्स तक आपको इन पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा आपने कहा है। और आपने कहा है कि आप म्यूचुअल फंड को प्रीफर करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहली बात यह है कि यदि आपने रियल एस्टेट यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने सेल की है तो इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल होगा। तो क्या आप टैक्स पे करने को तैयार हैं? और यदि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि कम से कम 2 साल तक प्रॉपर्टी को होल्ड करने के बाद आपने बेचा है, तो ये क्वालिफाई हो जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। और उस पर यदि आप टैक्स नहीं पे करना चाहते हैं तो आपके पास चॉइस है कि आपको दूसरा रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करनी होगी। तो क्या आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करके इस टैक्स को सेव करना चाहते हैं, या फिर दूसरी चॉइस है आपके पास कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड्स में आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उसे इन्वेस्ट करना होगा। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी आपने जिक्र किया है, अगर ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो जो कैपिटल गेन हुआ है उसे आपको दूसरे रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करना होगा। ये यदि प्लॉट ऑफ लैंड है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो पूरा का पूरा जो गेन हुआ है उसे आपको दूसरे रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करना होगा, या जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड्स होते हैं उसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा।
तो पहली बात तो ये है, ये आप तय कर लीजिए। अगर आपको नहीं करना है प्रॉपर्टी में या फिर कैपिटल गेन बॉन्ड्स में और आप टैक्स पे करने को तैयार हैं, तब बेशक इस पैसे को आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो कैपिटल गेन का जो अमाउंट है उसे आप री इन्वेस्ट कीजिए और बाकी का जो पैसा है उसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले ये बात आप तय कर लीजिए और हो सके तो आप दोबारा से मुझे बता दीजिए कि क्या आपने टैक्स की कैलकुलेशन की है और किस तरह से आप इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो 40 लाख रुपए एक बड़ी अमाउंट है। अब आते हैं इस बात पर कि यदि आप टैक्स पे करके इस अमाउंट को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपने ऑलरेडी टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, उसके बाद ये पैसा बचा है, जो भी हो, तो फिर म्यूचुअल फंड्स में कहूँगा कि इस वक्त पर आपको इस पैसे को हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर जब मार्केट की वैल्यूएशन ठीक हो जाए तब आप बेशक इसे इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाइब्रिड में भी आप थोड़ा पैसा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड है या एचडीएफसी डेट हाइब्रिड फंड है, इस तरह के फंड्स में आप इन्वेस्ट करें और थोड़ा पैसा आप बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, मिरे एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड, इन फंड्स में इस पैसे को आप पार्क कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड भी अच्छा फंड है, बेहतरीन फंड है इस कैटेगरी का, उसमें आप इन्वेस्ट करें तो इस वक्त रिस्क कम लें और इस तरह से आप इसे इन्वेस्ट करें। और थोड़ा पैसा आप लार्ज कैप फंड्स में, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऐसे में एक निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इस तरह के फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा लार्ज कैप में, थोड़ा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में और थोड़ा आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करें। और एक कैटेगरी होती है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जहां पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% होता है, उसमें भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसे डिवाइड करके करें। लेकिन मैं आपको ये बात फिर से बता दूंगा जब आप मुझे ये बताएंगे कि क्या आपको इस पैसे पर टैक्स बचाने के लिए कुछ प्लानिंग करनी है या फिर आप इस पैसे को म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं और टैक्स पे करना चाहते हैं। मुझे इसका जवाब दें ताकि मैं दोबारा से आपको इसका उत्तर दूंगा। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है प्रियंका आप्टे ने। प्रियंका जी, आपने कहा है कि योर वीडियोज आर वेरी इंफॉर्मेटिव, सो थैंक यू वेरी मच प्रियंका फॉर दिस काइंड अप्रिसिएशन। मुझे उम्मीद है कि यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो इससे आपको फ़ायदा भी होगा। आपने कहा है कि यू आर 38 ईयर्स ओल्ड और 20 लाख रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना है और 10 साल के लिए। आपने एसआईपी स्टार्ट की है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, अच्छी बात है, लार्ज कैप फंड है। लेकिन मैं आजकल ना निफ्टी 50 के बजाय निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड लेने की सलाह दे रहा हूँ। यूटीआई के पास भी यूटीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है। अंतर ये होता है कि जब आप निफ्टी 50 फंड में जाते हैं तो यहाँ पर जो एलोकेशन है, जो वेटेज है, वो बहुत अलग अलग है। यानी कि किसी स्टॉक में 12% भी हो सकता है, किसी स्टॉक में 1% से भी कम हो सकता है। लेकिन जब आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में करते हैं तो स्टॉक सेम है, जो निफ्टी 50 में है वही निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में भी है, लेकिन यहाँ पर जो एलोकेशन है वो 2% से 3% के बीच रहता है, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि यदि एक स्टॉक में आपका 12% एक्सपोजर है और वहाँ पर गिरावट आती है या वो नहीं चलता है स्टॉक, तो आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा। जबकि इक्वल है तो आपका रिस्क कम रहेगा। तो इसके लिए निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड मुझे बेहतर लगता है। दूसरी बात, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, वो भी बेहतरीन फंड है, बिल्कुल इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपने कहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको सजेस्ट करूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 10 साल का नज़रिया है तो स्मॉल कैप को तो आप मत रखिए। मिड कैप को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त पर क्योंकि मिड कैप की वैल्यूएशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मेरे हिसाब से यदि आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को शामिल करेंगे तो अच्छा होगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड आप कंसिडर कीजिए और उसके जरिए आपको मिड कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा, वो अच्छा होगा। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए भी मिड कैप का एक्सपोजर आपको मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप को अभी इग्नोर करते हैं, कुछ टाइम के लिए स्किप करते हैं। बाद में 1 साल के बाद जब वैल्यूएशन थोड़ी ठीक हो जाएंगी तब स्मॉल कैप को ऐड कर लेंगे। फिलहाल के लिए मिड कैप में चाहिए एक्सपोजर तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, मैंने आपको नाम बताया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन फंड्स को आप कीजिए कंसीडर। सो ऑल द बेस्ट टू यू। ये अच्छा पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा और मुझे उम्मीद है जो आपका गोल है उसे आप बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है ज्ञानेश्वर कांगुले ने
और आपने बताया कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 1000 पर मंथ, टाटा स्मॉल कैप फंड में 1000, एडलवाइज स्मॉल कैप फंड में 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1000, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड में 1000, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में 1000 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में 2000। ये आपका पोर्टफोलियो है, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और 28 साल तक एसआईपी करनी है और 10 करोड़ की राशि जमा करनी है और हर साल 10% से बढ़ाएंगे भी। 8000 पर मंथ 28 ईयर्स, 12% का CAGR एज्यूम कर रहा हूँ, 10% से आप स्टेप अप करेंगे तो बनेगा करीब 5 करोड़ रुपया, 4 करोड़ 83 लाख रुपीज़ यहाँ पर बन सकते हैं। और यदि मैं 12 की जगह पर, क्योंकि बात बहुत लंबे समय की हो रही है, 15% में मान लूँ तो करीब 7 करोड़ 38 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ाना होगा आपको, लेकिन ये मुमकिन है, बिल्कुल आप 10 करोड़ रुपीज़ इकट्ठा कर पाएंगे इतने लंबे समय में। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है स्कीम्स का, तो मैं कहूँगा कि आपने जो पोर्टफोलियो है ना, वो बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो है और मेरे हिसाब से सही नहीं है। स्मॉल कैप में आप 3000 रुपये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मल्टी कैप का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका भी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। साथ में आपके पास पीएसयू फंड है जो कि थीमेटिक फंड है, अच्छा फंड है लेकिन फिर भी थीमेटिक फंड है, तो आपको पोर्टफोलियो में बदलाव तो करना चाहिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड बहुत अच्छा फंड है, इसमें बिल्कुल आप बने रहें। मल्टी कैप फंड जो है वो भी ठीक है, 1000 रुपया उसमें भी ठीक है, पीएसयू में भी रहने दें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है 1000, वो भी ठीक है। स्मॉल कैप फंड में जो आप इस वक्त पर 3000 रुपया महीना निवेश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उसको आप बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि मल्टी कैप के जरिए आपका निवेश हो जाएगा, उसमें आप बढ़ा दें। बल्कि एचडीएफसी मल्टी कैप फंड जो है उसमें 1000 रुपीज़ की जगह उसको आप बढ़ा लें, उसको आप 2000 कर लें और उसके बाद में 2000 वहाँ हो जाएगा। फिर आपका क्योंकि 2000 रुपये और बचेंगे स्मॉल कैप के, तो आप एक लार्ज कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। लार्ज कैप में आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को आप कंसिडर करें। और इसके बाद फिलहाल के लिए ये पोर्टफोलियो अच्छा है। हालांकि आप बात करें 28 साल की, पर ऐसा नहीं कि 28 साल में आप पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग नहीं कर सकते। 1 साल के बाद में उस वक्त हम देखेंगे, अगर स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन आएगा तो फिर आप उस वक्त स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं या ले सकते हैं। और हो सकता है कि 1 साल के बाद पीएसयू इक्विटी फंड आपको उतना अच्छा ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी पीएसयू बहुत चल चुके हैं। तो ऐसा नहीं होता है कोई भी थीम हमेशा के लिए अच्छी होती है, थीम्स या सेक्टर सीजनल होते हैं, तो तब आप वहाँ से भी अपना एक्सपोजर कम कर सकते हैं। बट इस वक्त पर आपको स्मॉल कैप में कम करना चाहिए और लार्ज कैप में बढ़ाना चाहिए, ये मेरी राय है। इस तरह से आप डिसिप्लिन रहेंगे और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लंबे समय में आप अपना गोल जरूर अचीव कर पाएंगे। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है रवि भट्ट ने। रवि जी, आपने बताया कि आप 21,500 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड में 5000, एचडीएफसी मिड कैप फंड में 4000, मेरे एसेट मिड कैप में 1500, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में 3000, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 4000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 4000। और आपने कहा है कि 2000 रुपीज़ आप एचडीएफसी मल्टी कैप फंड में बढ़ाना चाहते हैं और ऑल्सो टॉप अप 2000 पर ईयर इन मल्टी कैप, वो भी ठीक है। 25 साल का नज़रिया है आपका और 3 साल की बेटी है आपकी, उसके भविष्य के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, स्कीम सारी अच्छी हैं लेकिन स्मॉल कैप में इतना ज़्यादा एक्सपोजर मत लीजिए इस वक्त पर। हाँ, मैं अगेन कह रहा हूँ, आप सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट करेक्ट होंगे तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये समय है लार्ज कैप का, लार्ज कैप की वैल्यूएशन बेटर है मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले। इस वक्त पर स्मॉल कैप में आप अगर जैसे आपका कैनरा रुबेको स्मॉल कैप में 5000 है, उसे रख लीजिए। एसबीआई और एक्सिस का स्मॉल कैप फंड में जो इन्वेस्टमेंट है उसे आप रोक दीजिए और उसके बजाय इस वक्त आप एक लार्ज कैप फंड को ऐड कर लीजिए, क्योंकि मल्टी कैप के जरिए भी आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में होगा। तो एचडीएफसी मल्टी कैप लेने की बात करें वो भी आप ले लीजिए, लेकिन स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर है उसे कम कीजिए। तो 2 फंड आप बंद कर दीजिए और उसकी जगह पे एक आप इस वक्त लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। अदरवाइज एक्टिवली मैनेज फंड भी आप ले सकते हैं और उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड या फिर कैनरा रुबेको ब्लू चिप फंड कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन स्मॉल कैप में एलोकेशन कम करें, लार्ज कैप में बढ़ाएं और बाद में 1 साल के बाद या जब भी हम देखेंगे करेक्शन आया है स्मॉल कैप
में थोड़ी गिरावट आई है, तब आप एंट्री करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल और सुझाव हो आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक या फिर आपके सवालों के उत्तर के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।